कि जीर्ण ग्रहण करने में अपनी भूमिका निभा सके। उसके बाद के प्लानों से वो कॉपरेशन नाम का पॉइंट सिद्धांत डाइल्यूट होता गया। दूसरा, आप लोगों को कॉपरेशन के इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की डेफिनेशन जो वर्ल्ड के तमाम देशों ने स्वीकार की, और भारत ने भी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की डेफिनेशन को स्वीकार की, जो आपको आज श्याम सुंदर जी ने बताया। और ये डेफिनेशन 1995 में फाइनलाइज हुई। उससे पहले तक हम डेफिनेशन ही 100 साल तक 1895 से लेकर 1995 लगभग 100 साल तक कॉपरेशन की डेफिनेशन फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी। अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से कर रहे थे, और ये डेफिनेशन को सैद्धांतिक तौर से तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वो जाति को प्राथमिकता की वजह से इसे इम्प्लीमेंट नहीं। दूसरा, इम्प्लीमेंट ना करने का एक सबसे बड़ी मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। आपने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का भी चर्चा की थी। एक्ट है, उसमें कोऑपरेटिव एजुकेशन का प्रोविजन भी है, लेकिन पूरे देश के अंदर कोऑपरेटिव एजुकेशन के आधार पर ना तो किसी कोऑपरेटिव बैंक को ट्रेंड किया जाता है, ना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रेंड किया जाता है, किसी प्रकार के कोऑपरेटिव सेक्टर को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जबकि एक्ट में ट्रेनिंग का प्रोविजन है। ये है तरीका उसे लिक्विडेट करने का कि कॉपरेशन इंप्लीमेंट ना हो। जब लोगों को कॉपरेशन के वैल्यूज, प्रिंसिपल और उसकी डेफिनेशन ही सही ढंग से मालूम नहीं होगी, वो एक छोटी सी कॉपरेटिव यूनिट को कैसे फंक्शन करें, वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए करप्शन का घर बन जाता है इसका। इसीलिए आज जितना भी कॉपरेटिव सेक्टर, बिगेस्ट हाउस ऑफ करप्शन, चाहे साकर सम्राटों को देख लीजिए या शिक्षण सम्राटों को देख लीजिए, ये कॉपरेशन वहां पे जबरदस्त घर किए हुए है, जो कॉपरेशन की स्पिरिट को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहता है, और एक तरीके से कॉपरेशन को मारना है। इसलिए ऐसे आप लोगों को आज 3 चीजें बताई गई। मेरा जीवन श्याम सुंदर जी से अनुरोध है कि जहाँ सब्जेक्ट हो उसी सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आप लोगों ने लाना चाहिए। प्रियम्बल शब्द को लाने की जरूरत नहीं थी, लोगों का ध्यान प्रियम्बल पर अटक गया, कॉपरेशन से गायब हो गया। इसलिए ऐसे सब्जेक्ट हमें बीच में नहीं लाना चाहिए। एज ए ट्रेनर है, हमारे सीनियर ट्रेनर है, इसलिए मैं उनको कहना चाहूँगा। बाकी आज आप लोग जिसके पास समर्थ हो सके, साधन उपलब्ध हो सके, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को जरूर पढ़ें। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की साइट को चेक करें, और वहाँ पे डेफिनेशन जिस तरह से दी है और वैल्यूज जिस तरह से दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं, उनका भी अभ्यास करें, क्योंकि ये अभ्यास किए बिना पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में आपकी उपयोगिता ज़्यादा नहीं हो पाई। क्योंकि जो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों का सार है कॉपरेशन। इसलिए हमने एक सेंटेंस यूज किया है, कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। इसकी इंटेंसिटी को आपने रिजल्ट में बदलना है, तो आपको कॉपरेशन को अभ्यास करना पड़ेगा। आपको केवल हमारे इतने लेक्चर से सीमित होकर बात नहीं चलेगी। और ये एबिलिटी टू कॉपरेट, आई एम यूजिंग द वर्ड एबिलिटी टू कॉपरेट, ये हमारे बीच में से किलिंग की गई, इसको नष्ट किया गया। इस देश में नहीं, इस ह्यूमन हिस्ट्री में कॉपरेशन उसका स्वभाव रहा है। मछलियों का उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि बड़ी मछली छोटी छोटी मछली को खा जाती थी, तो बड़ी मछलियों के हमें छोटी छोटी मछलियों ने एक बड़ी मछली का आकार ले लिया, तो उससे डर के मारे वो बड़ी मछली भाग गई। ये किसका परिणाम है? कॉपरेशन। जाल में फंस गए हमारे कबूतर सारे, लेकिन उनमें एकता आ गई, तो वो सारे लोग, कॉपरेशन हुआ, अपनी ताकत का एक साथ इस्तेमाल किया कि वो जाल को लेकर उड़ गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। इसलिए कॉपरेशन आने वाले समय में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का जबरदस्त अस्त्र, मीन्स भी है और एंड्स भी। हमें अपने समाज में कॉपरेशन रुझाना भी है, और कॉपरेशन एज ए शस्त्र के रूप में दुश्मन के खिलाफ वापर भी करना। हमें वापर नहीं करना पड़ेगा। अक्सर कहा जाता है कि कास्ट इज दुधारी तलवार। मैं आज इस पॉइंट को आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि एक कभी मौका नहीं मिल पाता, लेकिन आज कॉपरेशन का है।
कास्ट इज डबल एज स्वॉर्ड कटिंग बोथ एंड। जात वो दुधारी तलवार है जो दोनों तरीके से काटती है। अभी मेरा आप हाथ देख रहे होगे, अगर मैं सामने को मारूंगा तो सामने की चीज कटेगी, अगर पीछे को मारूंगा तो पीछे की चीज। दुधारी तलवार है, दोनों साइड से वार करती है। अब कास्ट के खेल में बाबा साहब ने बताया और कांशीराम जी ने प्रयोग करके बताया कि अगर हम मिट्टी के मांस की तरीके से रहेंगे तो कास्ट की तलवार हम पर पड़ेगी तो हम कण कण में बिखरते रहेंगे, कण कण में हम बिखरते रहेंगे। छोटे छोटे जाति सब कास्ट और कास्ट सब कास्ट उपजातियों में हम बने रहेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो। एक कास्ट हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है और इससे हमें इम्पोर्टेंट बनाती है। रेजिस्टेंस पावर हमारी खत्म कर देती है इतनी। और जब रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाए तो हम नेचुरल स्लेव बन जाते हैं। गुलामी के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर रेजिस्टेंस पावर नहीं रहती है। और कास्ट के ड्यूरेबिलिटी का कारण यही है। कांशीराम जी ने प्रयोग करके बताया कि अगर आप छोटे छोटे काम, छोटी छोटी सब जातियां अगर मिलकर अगर आप बहुजन बन जाते हो, यानी सॉलिड बन जाते हो, तो सॉलिड पर, दगड़ या पत्थर पर, सॉलिड पर अगर तलवार पड़ती है, वो हमको तोड़ना चाहेगा तो ये तलवार उलट उसी को लगती है। जिस जो तलवार हम पर मारना चाहता था वार करने को, वो उसी वार करने वाले पर लगती है। इसे दुधारी तलवार का एग्जाम्पल है। साहब ने जितनी तेजी से बहुजन समाज को जोड़ने की कोशिश की, उसका परिणाम आप लोगों ने 2003 तक देखा। यही बात कॉपरेशन में है। एक बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया श्याम सुंदर जी ने कि एजुकेशन, थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन, अगर तीनों को आप जोड़ ले जाए तो एजुकेशन फर्स्ट भी आपको जानना चाहिए। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को याद रहना चाहिए। हमारे हर एक्टिविस्ट को, ट्रेनर को, फंक्शनरी को एक डेफिनेशन एजुकेशन की मुंह जबानी याद रहना चाहिए, रटना पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगी, आपको अपने जहन में, दिमाग में बैठाना पड़ेगी। दूसरा, आपको थिंकिंग स्किल की डेफिनेशन आपको बैठाना पड़ेगी। एजुकेशन की डेफिनेशन भी बैठाना है ताकि आप एजुकेशन के अस्त्र का सही ढंग से इस्तेमाल कर सको। थिंकिंग स्किल की डेफिनेशन बैठाना पड़ेगी तो आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सको। और इसी प्रकार से कॉपरेशन की डेफिनेशन आपके मन में बैठाना पड़ेगी, रटना पड़ेगी इसको, ताकि आप अपने अंदर एबिलिटी टू कॉपरेट, एबिलिटी टू कॉपरेट, इसे, इस इंस्टिंक्ट को डेवलप कर सकें, इस स्वभाव, इस प्रवृत्ति को अपने अंदर ला सकें। अगर जिस समाज में ये तीनों चीजें हम पैदा कर ले, यही डायनामाइट बनता है। इसी को बाबा साहब पीसफुल रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी को बाबा साहब पीसफुल रेवोल्यूशन कहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ आप लोगों ने इस बात को गहराई से सुना होगा। मैं केवल आग्रह करूंगा कि ये तीनों डेफिनेशन आपके मुंह जवानी पाए। कल 2 लेक्चर शायद और बाकी हैं। आप इन 2 लेक्चरों से पहले कल इस डेफिनेशन को, तीनों डेफिनेशन को रट के आइएगा और फिर क्वेश्चन कीजिएगा। आपके क्वेश्चन में निखार आ जाए। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।